14 जनवरी 2005, जर्मनी का एक मिशन कंट्रोल रूम। 19 देशों के लगभग 260 इंजीनियर्स एक हॉल में बैठे थे, मॉनिटर्स पर नजरें जमाए हुए। उनके चेहरे पर वो खामोशी थी जो सिर्फ उन मोमेंट्स में आती है जब आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत एक मशीन पर निर्भर हो जो आपसे 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। एक मशीन जिसका नाम था हॉयगन्स, और उस वक्त वो मशीन मर भी सकता था, जिंदा भी हो सकता था, किसी को कुछ भी नहीं पता था। पिछले 4 घंटे से रूम में टोटल साइलेंस थी। कोई कॉफी नहीं, कोई बातें नहीं, कोई जोक नहीं, बस एक डेड सिग्नल स्क्रीन। क्योंकि उन 4 घंटों में हॉयगन्स एक ऐसे काम में लगा हुआ था जो इंसानी इतिहास में पहली बार हो रहा था। एक प्रोब ने हमारे सोलर सिस्टम के सबसे रहस्यमय मून की एटमॉस्फेयर में एंट्री की थी, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पर, एक ऐसी दुनिया में जहां साइंटिस्ट ने कुछ भी हो सकने की संभावना मानी थी। हो सकता है वो किसी मैथेन सी में डूब जाए, हो सकता है किसी आइसी माउंटेन से टकराकर बिखर जाए, हो सकता है किसी तार पिट में फंस जाए, हो सकता है लैंडिंग में ही टूट जाए। पर असली डर ये नहीं था। असली डर वो था जो उस रूम में किसी ने बोला नहीं था। 5 साल पहले इसी मिशन में एक ऐसी गलती पकड़ी गई थी जिसने पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद कर देना था। एक ऐसी गलती जो एक जूनियर इंजीनियर ने रैंडम टेस्टिंग के दौरान पकड़ी थी। एक मिस्टेक जिसकी कीमत $3.4 बिलियन थी और इंजीनियर्स ने उसे फिक्स किया था, पर वो फिक्स भी कभी फुली टेस्ट नहीं हुआ था। तो अब 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर हॉयगन्स उतर चुका था या नहीं उतरा था, और अगले कुछ मिनट्स में पता चलने वाला था। फिर स्क्रीन पर एक बीप हुई, बस एक तेज बीप, फिर साइलेंस, फिर एक और बीप, फिर एक कंटिन्यूअस सिग्नल जो धीरे धीरे डेटा में बदलने लगा। मिशन कंट्रोल में एक साइंटिस्ट के हाथ से कॉफी का कप गिर पड़ा। बाकी सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। किसी ने तालियां बजाईं, किसी ने रोना शुरू कर दिया, किसी ने अपने बगल वाले को गले लगा लिया। 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर एक फ्रोजन एलियन दुनिया में इंसान का बनाया एक मशीन जिंदा था और वो डेटा भेज रहा था। पर असली ड्रामा अभी शुरू हो रहा था, क्योंकि जो फोटोज हॉयगन्स ने अगले 90 मिनट्स में भेजी, उन फोटोज ने ह्यूमैनिटी की एक बेसिक समझ को फिर से लिखने के लिए मजबूर कर दिया कि शायद हम सोलर सिस्टम में अकेले नहीं हैं, कि शायद लाइफ सिर्फ अर्थ की कहानी नहीं है, कि शायद हमारी अर्थ का एक ट्विन है, एक फ्रोजन एलियन हिडन ट्विन, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ अर्थ जैसा है, बस सब कुछ अलग पदार्थों से बना है, जहां रिवर्स बहते हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, बारिश होती है, हवा चलती है, पर पानी की जगह गैसोलीन है। ये कहानी है उस ट्विन की, उस फ्रोजन दूसरी अर्थ की जिसका नाम है टाइटन, सैटर्न का सबसे बड़ा मून। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान ने पहली बार आउटर सोलर सिस्टम में पैर रखा, जहां हमने एक ऐसी एटमॉस्फेयर देखी जो शायद अर्थ की 4 अरब साल पहले की एटमॉस्फेयर जैसी है, जहां नासा अभी एक ऐसा ड्रोन भेज रहा है जो वहां जाकर शायद ढूंढ ले लाइफ या लाइफ के पैदा होने का सबसे पहला कदम। तो हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। पर पहले उस प्रोब की कहानी समझनी होगी जो उस फ्रोजन दुनिया तक पहुंचा, और उस मिशन की कहानी जो लगभग बर्बाद हो गई थी बहुत साल पहले, जब किसी का ध्यान भी इस तरफ नहीं था। साल था 1997, अक्टूबर की एक सुबह, केप कैनावरल, फ्लोरिडा। एक टाइटन 4B रॉकेट अपनी लॉन्च पैड पर खड़ा था। उस रॉकेट के टॉप पर एक 5650 किलोग्राम्स का स्पेसक्राफ्ट था, जो किसी भी इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए अब तक भेजा गया सबसे भारी पेलोड था। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था कैसिनी-हॉयगन्स। 2 हिस्सों में बंटा हुआ, कैसिनी नासा का बनाया हुआ ऑर्बिटर जो सैटर्न के अराउंड चक्कर लगाएगा, और हॉयगन्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बनाया हुआ लैंडर जो कैसिनी के साथ 7 साल ट्रैवल करेगा, फिर एक दिन कैसिनी से अलग होकर टाइटन की एटमॉस्फेयर में डाइव करेगा। सैटर्न तक पहुंचना इजी नहीं था। कैसिनी-हॉयगन्स इतना भारी था कि कोई भी रॉकेट उसे डायरेक्ट सैटर्न तक नहीं भेज सकता था। तो इंजीनियर्स ने एक ट्रिक का सहारा लिया, ग्रेविटी असिस्ट्स। कैसिनी पहले वीनस के पास गया 2 बार, फिर अर्थ के पास वापस आया, फिर जुपिटर के पास से गुजरा। हर एक प्लैनेट की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड बढ़ाता गया, मानो वो प्लैनेट एक स्लिंग शॉट की तरह उसे आगे फेंकता जा रहा हो। 7 साल का यह सफर, जिसमें कैसिनी ने 3.5 बिलियन किलोमीटर कवर किए, और इन 7 सालों में अंदर हॉयगन्स प्रोब पूरी तरह डॉर्मेंट रहा। एक 22 दिन की फाइनल कोर्स से पहले वो जागने वाला नहीं था। पर एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम इतनी सीरियस थी कि वो पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती थी। साल 2000 में, जब कैसिनी सैटर्न की तरफ ऑलरेडी 50 करोड़ किलोमीटर चल चुका था, एक जूनियर इंजीनियर ने कुछ ऐसा किया जो उसे करना भी नहीं था। वो बस क्यूरियस था। उसने अर्थ पर रखे हॉयगन्स के इंजीनियरिंग मॉडल से एक सिमुलेटेड सिग्नल कैसिनी की तरफ भेजा, बस ये देखने के लिए कि रिसीवर सही से काम कर रहा है या नहीं। उसने उम्मीद की थी कि कैसिनी वो सिग्नल वापस रिले करेगा, पर जो जवाब आया वो कंप्लीट जिब्रिश था, बस रैंडम नॉइज। इंजीनियर ने अपनी मॉनिटर देखी, फिर अपने सीनियर को बुलाया, पूरी टीम को अलर्ट कर दिया गया।
और जो उन्होंने अगले कुछ हफ्तों में पकड़ा वो उनके होश उड़ा देने वाला था। कैसिनी का रिसीवर डॉपलर शिफ्ट हैंडल नहीं कर सकता था। डॉपलर शिफ्ट क्या है? जब कोई चीज आपकी तरफ आ रही हो उसकी आवाज ऊंची लगती है, जब वो दूर जा रही हो आवाज नीची लगती है। यही एम्बुलेंस वाला इफेक्ट है। पर यह सिर्फ साउंड में नहीं होता, रेडियो वेव्स में भी होता है। और जब हॉयगन्स टाइटन की एटमॉस्फेयर में डिसेंड कर रहा होगा, उसकी रिलेटिव स्पीड कैसिनी के मुकाबले बदलती रहेगी। मतलब उसका सिग्नल फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होता रहेगा। और कैसिनी का रिसीवर उस शिफ्ट को हैंडल करने के लिए डिजाइंड ही नहीं था। मतलब जब एक्चुअल मिशन मोमेंट आएगा और हॉयगन्स अपनी सबसे इंपॉर्टेंट डेटा भेजेगा, कैसिनी उसे कंप्लीट जिब्रिश के रूप में रिसीव करेगा। $3.4 बिलियन का मिशन ऑलमोस्ट मर गया था। और सबसे डरावनी बात क्या थी? कैसिनी की रिसीवर सेटिंग स्पेस में लॉक हो चुकी थी। उसे हार्डवेयर लेवल फिक्स की जरूरत थी और वो हार्डवेयर अब इंसेनली दूर था, हर सेकंड आगे और दूर जा रहा था। पर इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जो शायद इंटरप्लैनेटरी इंजीनियरिंग के इतिहास का सबसे जीनियस सोल्यूशन है। उन्होंने सोचा, अगर रिसीवर डॉपलर शिफ्ट हैंडल नहीं कर सकता तो हम डॉपलर शिफ्ट कम कर देंगे। मतलब हम कैसिनी की ट्रैजेक्टरी ही पूरी तरह बदल देंगे ताकि हॉयगन्स डिसेंट के दौरान दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड मिनिमम हो। अगले 4 साल इंजीनियर्स ने पूरी मिशन टाइमलाइन और ट्रैजेक्टरी को स्क्रैच से रीराइट किया। कैसिनी जो टाइटन के पहले फ्लाईबाय पर ही हॉयगन्स ड्रॉप करने वाला था, वो प्लान कैंसिल हो गया। नया प्लान बना, कैसिनी पहले 2 से 3 बार टाइटन के पास से फ्लाई करके अपनी स्पीड स्लो करेगा, फिर उसे एक बहुत स्पेसिफिक एंगल से हॉयगन्स ड्रॉप करेगा। साथ ही हॉयगन्स को बाकी प्रोब्स की तरह जगाने का तरीका भी बदला गया। उसे जल्दी जगाया जाएगा ताकि उसका टेम्परेचर ज्यादा हो और उसके सिग्नल्स थोड़े स्टेबल हों। ये एक भारी कीमत थी। कैसिनी का बहुत सारा फ्यूल इसमें खर्च होने वाला था। हॉयगन्स की बैटरी भी ज्यादा ड्रेन होने वाली थी। पर कोई चॉइस नहीं थी, ये करना ही था या मिशन बर्बाद हो जाना था। 25 दिसंबर 2004 क्रिसमस डे, कैसिनी ने 7 साल बाद हॉयगन्स को फाइनली अलविदा कहा। एक स्मॉल स्प्रिंग मैकेनिज्म ने हॉयगन्स को 0.35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पुश किया और 0.35 रोटेशंस पर मिनट के स्पिन पर लॉन्च कर दिया। वो स्पिन हॉयगन्स को स्टेबल रखने वाला था जब वो टाइटन की एटमॉस्फेयर में एंटर हो। हॉयगन्स अब 22 दिन की एक साइलेंट कोस्ट पर था। 22 दिन जिसमें वो कंप्लीटली डॉर्मेंट रहेगा। सिर्फ 3 रिडंडेंट टाइमर्स चालू होंगे और उन टाइमर्स का काम था कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंट्री से ठीक 4 घंटे 23 मिनट पहले उसे जगा दें। 22 दिन तक मिशन कंट्रोल में एक अलग तरह का तनाव था, क्योंकि हॉयगन्स अब उनके हाथ से बाहर था। अगर वो जागा नहीं तो मिशन फेल, अगर टाइमर फेल हुआ तो मिशन खत्म, अगर 7 साल की जर्नी में कोई कंपोनेंट डैमेज हो गया था जो वो टेस्ट नहीं कर पाए तो मिशन फेल। और 14 जनवरी 2005 को सुबह 9:05 पर हॉयगन्स जागा, उसकी सेंसर्स लाइव हुई, उसका रेडियो ट्रांसमीटर ऑन हुआ और 4 मिनट्स बाद उसने अपनी पहली पैराशूट डिप्लॉय की 8.5 मीटर वाइड। पर उसी मोमेंट पर एक और डिजास्टर हो रहा था जिसका किसी को पता नहीं था। हॉयगन्स 2 चैनल्स पर डेटा भेज रहा था। चैनल ए और चैनल बी दोनों रिडंडेंट थे ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा बैकअप दे। पर कैसिनी के पास एक प्रोग्रामिंग कमांड मिसिंग थी। चैनल ए रिसीवर कभी चालू ही नहीं हुआ। पूरे 90 मिनट्स तक हॉयगन्स अपनी सबसे प्रेशियस डाटा, अपनी सबसे आइकॉनिक फोटोज दोनों चैनल्स पर भेजता रहा। पर कैसिनी सिर्फ चैनल बी सुन रहा था। चैनल ए वाली आधी फोटोज हमेशा के लिए खो गईं। आज भी 21 साल बाद हमारे पास उन मोमेंट्स की कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। 350 फोटोज जो भेजी गईं पर रिकॉर्ड नहीं हुई, ये एक प्रोग्रामिंग कमांड थी, एक लाइन ऑफ कोड, और उस एक लाइन ने $3.4 बिलियन के मिशन की आधी फोटोज हमेशा के लिए मिटा दी। पर जो फोटोज चैनल बी पर पहुंची वो भी काफी थीं ह्यूमैनिटी की समझ बदलने के लिए। जब हॉयगन्स की कैमरा ने पहली बार ऑरेंज क्लाउड्स को पार किया और टाइटन की सरफेस विजिबल हुई तो जो दिखा वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक डार्क वैली, ब्राइटर माउंटेन रेंजेस के बीच और वैली के बीचों बीच ड्रेनेज चैनल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ फ्लोइंग लिक्विड बनाती है। मतलब वहां लिक्विड है, मतलब वहां रिवर्स हैं, मतलब वहां रेन होती है। पर यह अर्थ नहीं था, यह सैटर्न का एक फ्रोजन मून था जहां सरफेस टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस है। ये पानी नहीं हो सकता था तो ये क्या था? ये मेथेन था, लिक्विड मेथेन और लिक्विड एथेन, वही गैस जिसे हम अर्थ पर नेचुरल गैस कहते हैं, जो रसोई के गैस सिलेंडर्स में होता है। पर टाइटन की एक्सट्रीम कोल्ड में वो गैस लिक्विड में बदल जाता है और बादल बनाता है और बारिश बनकर सरफेस पर गिरता है और रिवर्स बनाता है और लेक्स में जमा होता है और ओशंस बनाता है। एक पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बिल्कुल अर्थ की तरह पर पानी की जगह रॉकेट फ्यूल से। ये पहली बार था
जब हमने अर्थ के बाहर किसी वर्ल्ड पर स्टेबल सरफेस लिक्विड देखा और हॉयगन्स अब उतर रहा था उसी ड्रेनेज सिस्टम के एक ड्राइड अप रिवर बेड में। जब वो सरफेस से टच हुआ तो उसने एक 12 सेंटीमीटर डीप डेंट बनाया, फिर बाउंस्ड, फिर 30 से 40 सेंटीमीटर स्लाइड किया, फिर वॉबल हुआ, फिर रुका। एक मशीन 1.2 अरब किलोमीटर दूर एक एलियन बीच पर धीरे धीरे रेस्ट पोजीशन में आ गया, और जो उसकी कैमरा ने नेक्स्ट देखा वो शायद स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास का सबसे हॉन्टिंग इमेज है। जमीन एक ब्राउन ऑरेंज कास्ट में थी, चारों तरफ राउंडेड स्टोन्स पड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ के रिवर बेड्स पर होते हैं। स्मूथ, पॉलिश्ड, लिक्विड के फ्लो से शक्ल बदले हुए, पर ये स्टोन्स पत्थर नहीं थे, ये वाटर आइस के टुकड़े थे, इतने ठंडे और ठोस कि चट्टान की तरह बिहेव कर रहे थे, और उनके चारों तरफ स्मॉलर पेबल्स और एक सैंडी टेक्सचर सरफेस जो एक्चुअली एक हाइड्रोकार्बन मटेरियल थी, स्नो जैसी, ऊपर एक थिन क्रिस्पी क्रस्ट के साथ, नीचे सॉफ्ट टेक्सचर। ये एक बीच थी, एक फ्रोजन एलियन बीच, जहां वेव्स कभी आती होंगी फिर सूख जाती होंगी, बिल्कुल अर्थ के बीचेस की तरह। कैमरा जब ऊपर देखा तो आसमान में सन दिखा, पर वो हमारे सन का सिर्फ 1/10 साइज था, और उसकी रोशनी इतनी कमजोर थी कि टाइटन पर दोपहर का माहौल हमारी ट्वाइलाइट जैसा था, एक हेजी ऑरेंज ब्राउन ट्वाइलाइट जो कभी ब्राइट नहीं होती। और तभी कुछ हुआ जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कैमरा लेंस में एक छोटी सी ड्रॉप ने ड्रिप किया, मेथेन ड्यू। सरफेस पर लिक्विड मेथेन वेपराइज हो रहा था, हॉयगन्स की हीट लैंप की वजह से, और इवेपोरेशन की वो वेव्स कैमरा की रोशनी में दिख रही थीं। एक एलियन मून पर एटमॉस्फेयर जिंदा थी, हवा बह रही थी, तापमान बदल रहा था, फ्रोजन, हाँ पर डेड नहीं। अब यहाँ असली मजेदार ट्विस्ट आता है, क्योंकि हॉयगन्स को सरफेस पर सिर्फ 30 मिनट्स तक काम करना था। उसकी पूरी बैटरी डिजाइन 30 मिनट्स की थी। एक प्रोब जो 7 साल ट्रैवल कर चुका था, 22 दिन डॉर्मेंट रहा था, 2.5 आवर्स की ब्रूटल डिसेंट कर चुका था, उसके पास सरफेस पर अपनी कहानी सुनाने के लिए सिर्फ आधा घंटा था। पर हॉयगन्स 30 मिनट्स में नहीं मरा, ना 40 में, ना 50 में। हॉयगन्स 72 मिनट्स तक लाइव रहा, ट्वाइस द एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम। इंजीनियर्स मिशन कंट्रोल में जब सिग्नल फाइनली चुप हुआ तो कई साइंटिस्ट्स रो रहे थे। एक मामूली से प्रोब ने वो किया जो उसे करना ही नहीं था, उसने डबल काम किया, और उन एक्स्ट्रा 42 मिनट्स में जो डेटा आया वो शायद पूरे मिशन का सबसे प्रेशियस डेटा था। पर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी, हॉयगन्स एक रिवर बेड में उतरा था, पर वो रिवर बेड ड्राई था, तो मेथेन कहाँ गया? जवाब कैसिनी ने धीरे धीरे सॉल्व किया अगले 13 साल में, अपनी 127 टाइटन फ्लाईबाइज के दौरान। टाइटन पर एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, बिल्कुल अर्थ की तरह, पर वो साइकिल एक क्रूशल तरीके से अर्थ से अलग है। अर्थ पर सन इतना स्ट्रांग है कि इवेपोरेशन हर जगह तेज है, रेन हर जगह फ्रीक्वेंट है, पर टाइटन पर सन बहुत कमजोर है, इवेपोरेशन बहुत स्लो, और लिक्विड मेथेन जब इवेपोरेट होता है तो वो एक बहुत ही डेंस क्लाउड कवर में जाता है जो मैसिव अमाउंट्स ऑफ वेपर को होल्ड कर सकता है। मतलब टाइटन पर सदियों तक ड्राउट्स होते हैं, फिर एक दिन बादल इतने भर जाते हैं कि वो अब होल्ड नहीं कर सकते, और एक कैटास्ट्रॉफिक फ्लैश फ्लड आती है। मेथेन रेन जो पूरे लैंडस्केप को बहा देती है, रिवर्स को भर देती है, ड्राइड बेड्स को जिंदा कर देती है, फिर ड्राउट वापस। हॉयगन्स बस बदकिस्मती से ड्राउट सीजन में उतरा था, पर कैसिनी ने उन सीजन के बीच में जो देखा वो माइंड ब्लोइंग था। उसने नॉर्थ पोल रीजन में एक लेक देखा, एक मीथेन लेक जिसका नाम रखा गया ओंटारियो लेकस, नॉर्थ अमेरिका की लेक ओंटारियो के नाम पर, क्योंकि दोनों की शेप ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का, औसतन 40 सेंटीमीटर से 3 मीटर डीप, एक इरिली स्टिल लेक जिसकी सबसे बड़ी वेव्स सिर्फ 3 मिलीमीटर ऊंची होती हैं। पानी के मुकाबले मेथेन में वेव्स बहुत बड़ी होनी चाहिए थीं, टाइटन की कम ग्रेविटी में, पर वो है नहीं। साइंटिस्ट को आज भी पता नहीं क्यों, पर ओंटारियो लेकस कुछ नहीं था जो कैसिनी ने आगे देखा। नॉर्थ पोल पर कैसिनी ने एक पूरा ओशन डिस्कवर किया, क्रैकन मेयर, 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, अर्थ के ब्लैक सी से थोड़ा छोटा, लिक्विड मेथेन और एथेन का, और इतना बड़ा कि उसमें सैटर्न की ग्रेविटी से एक्चुअल टाइड्स आते हैं। 1 मीटर तक मेथेन ऊपर नीचे होता है, बिल्कुल अर्थ के ओशंस की तरह। सैटर्न का एक मून जिस पर एक मामूली एटमॉस्फेयर में अरबों लीटर्स मेथेन का ओशन है, जिसमें सैटर्न की ग्रेविटी टाइड्स बनाती है। ये अर्थ नहीं था, पर यह किसी यूनिवर्स की ऑल्टरनेट अर्थ लगती थी। और कहानी और भी वियर्ड होती गई, क्योंकि टाइटन पर सिर्फ लिक्विड सरफेस नहीं है, वहां वॉल्केनोज भी हैं, पर ये अर्थ वाले वॉल्केनोज नहीं हैं। टाइटन की सरफेस पत्थर की नहीं है, बर्फ की है, तो उसके वॉल्केनोज भी पत्थर की मगमा नहीं उगलते, वो उगलते हैं स्लशी वाटर, क्रायो वॉल्केनोज, आइस वॉल्केनोज। ये कैसे पॉसिबल है? -179 डिग्रीज में पानी कैसे लिक्विड रह सकता है? जवाब है अमोनिया। अमोनिया एक नेचुरल एंटीफ्रीज है, सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के दौरान बहुत अबंडेंट था।
और टाइटन के अंदर डीप बिलो द सरफेस पानी और अमोनिया का मिक्सचर लिक्विड रह सकता है जब टेम्परेचर भी बहुत कम हो। और कैसिनी की ग्रेविटी मेजरमेंट्स ने एक और रिवील किया, टाइटन के अंदर एक सब सरफेस ओशन है, पर यह कोई छोटा पॉकेट नहीं है, ये एक ग्लोबल ओशन है, पूरे मून को घेरने वाला लिक्विड वाटर और अमोनिया का, सरफेस से 55 से 80 किलोमीटर नीचे। मतलब टाइटन एक लेयर्ड वर्ल्ड है, ऊपर आइस की एक हार्ड क्रस्ट, फिर एक पार्शियली फ्रोजन स्लश लेयर जो ओकेजनली क्रायोवोल्केनोज के थ्रू इरप्ट करती है, फिर एक थिक लेयर ऑफ लिक्विड वाटर और अमोनिया जो मून के रॉकी कोर के ऊपर है। और यही वो जगह है जहां असली मिस्ट्री शुरू होती है, क्योंकि टाइटन पर 3 चीजें ऐसी हैं जो अर्थ के अलावा कहीं और एक साथ नहीं मिलती। पहली, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। टाइटन की सरफेस इनसे ढकी हुई है। दूसरी, वाटर, एक ग्लोबल सबसर्फेस ओशन जिसमें इतना पानी है कि वो अर्थ के सब ओशंस से ज्यादा है। तीसरी, एनर्जी, क्रायोवोल्केनोज के थ्रू हॉट वाटर ओकेजनली सरफेस पर आती है, और जब सरफेस पर पानी और हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं तो जो केमिस्ट्री होती है वो अर्थ पर 4 अरब साल पहले हुई थी उसके जैसी होती है। मतलब टाइटन पर वो एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करती है जिसमें अर्थ पर लाइफ पैदा हुई थी। और 2024 में एक डिस्कवरी ने इस पिक्चर को और भी मजेदार बना दिया। रिसर्चर्स ने पाया कि टाइटन की आइस क्रस्ट के अंदर मेथेन गैस के 6 माइल थिक डिपॉजिट्स ट्रैप्ड हैं। ये मेथेन एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, ओशन के हीट को बाहर निकलने नहीं देता। मतलब वो सबसर्फेस ओशन जितना साइंटिस्ट पहले सोचते थे उससे ज्यादा वार्म है, ज्यादा लाइफ फ्रेंडली है। फिर जुलाई 2025 में नासा ने एक पेपर पब्लिश किया जिसने पूरी एस्ट्रोबायोलॉजी कम्युनिटी को शॉक कर दिया। उन्होंने लैब एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि टाइटन के लेक्स में नेचुरल कंडीशंस ऐसी हैं कि वहां वेसिकल्स बन सकते हैं। वेसिकल्स क्या होते हैं? वेसिकल्स सेल लाइक कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब स्मॉल बबल्स जो खुद को एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद कर लेते हैं। अर्थ पर पहली लाइफ फॉर्म्स ऐसी ही वेसिकल्स से शुरू हुई थीं, और अब साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि टाइटन के फ्रोजन लेक्स में हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री वो वेसिकल्स नेचुरली बना रही है। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये लैब में रिप्रोड्यूस्ड हो चुका है। और अक्टूबर 2025 में एक और बॉम्बशेल, साइंटिस्ट्स ने पकड़ा कि हाइड्रोजन साइनाइड, जो लाइफ का एक क्रूशल बिल्डिंग ब्लॉक है, टाइटन की कंडीशंस में हाइड्रोकार्बन्स में घुल सकता है। पहले माना जाता था कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड पोलर है और हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर, पर टाइटन की स्पेसिफिक कंडीशंस में ये असम्पशन गलत निकली। मतलब टाइटन के लेक्स लाइफ फ्रेंडली केमिस्ट्री के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। ये सब इतना प्रॉमिसिंग है कि नासा ने अब तक के अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्लैनेटरी मिशंस में से एक लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। एक मिशन जो हमारे सोलर सिस्टम में पहली बार होगी। नाम है ड्रैगनफ्लाई। ड्रैगनफ्लाई कोई रोवर नहीं है, कोई लैंडर नहीं है। ड्रैगनफ्लाई एक ड्रोन है, एक 8 रोटर न्यूक्लियर पावर्ड हेलीकॉप्टर जो टाइटन की एटमॉस्फेयर में उड़ेगा, एक कार के साइज का, एक आरटीजी से पावर्ड जो प्लूटोनियम से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अर्थ के अलावा यह पहला पावर्ड फुली कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट होगा जो किसी और वर्ल्ड पर उड़ेगा। मार्स पर इंजेन्युइटी एक छोटा डेमो था, बस 3 मिनट्स फ्लाइंग। ड्रैगनफ्लाई पूरा मिशन ही फ्लाइंग है, 32 महीने तक एक्टिव, 174 किलोमीटर्स कवर करेगा अपनी लाइफ टाइम में। नासा के सब मार्स रोवर्स और मून रोवर्स का कंबाइंड डिस्टेंस उससे ज्यादा। लॉन्च डेट है जुलाई 2028 और अराइवल 2034। और ड्रैगनफ्लाई का टारगेट है सेल्क क्रेटर, टाइटन की एक स्पेसिफिक लोकेशन जहां साइंटिस्ट्स का मानना है कि एक इम्पैक्ट इवेंट ने पानी को मेथेन और हाइड्रोकार्बन्स के साथ मिक्स कर दिया था हजारों साल पहले। ऐसे हॉट मेल्ट पूल्स जो शायद हजारों सालों तक वार्म रहे थे, परफेक्ट कंडीशंस थे प्रीबायोटिक केमिस्ट्री के लिए। ड्रैगनफ्लाई वहां जाएगा, सैंपल लेगा और हमें बताएगा कि क्या वो केमिस्ट्री प्रीबायोटिक थी, यानी लाइफ के पैदा होने से ठीक पहले की स्टेप। और मार्च 2026 में जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी की टीम ने अनाउंस किया कि ड्रैगनफ्लाई का इंटीग्रेशन फेज शुरू हो चुका है। रोटर्स टेस्ट हो चुके हैं, पैराशूट एरिजोना डेजर्ट में ड्रॉप हो चुका है, लेजर जो टाइटन की सैंड लाइक सरफेस को स्कैन करेगा वो टेस्ट हो चुका है। हार्डवेयर अब रियल है। 2026 में जो साइंटिस्ट्स इस मिशन पर काम कर रहे हैं वो शायद 2034 में रिटायर हो चुके होंगे जब ड्रैगनफ्लाई वहां पहुंचेगा, पर वो जानते हैं जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो शायद इंसानी इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर देगा। क्या हम अकेले हैं? और इसी सवाल के साथ हम वापस आते हैं उस मोमेंट पर जहां से शुरू किया था। 14 जनवरी 2005, एक मिशन कंट्रोल रूम, 19 देशों के इंजीनियर्स, एक प्रोब जो 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर एक एलियन बीच पर उतरा था। 72 मिनट्स काम करके अपनी कहानी सुना दी थी, फिर बंद हो गया था। हुइगन्स आज भी वहां पड़ा है। 21 साल हो गए, उसकी बैटरी 21 साल पहले मर गई, उसकी कैमरा लेंस धीरे धीरे फ्रोजन मेथेन रेन से ढक गई, उसके इंस्ट्रूमेंट्स ठंड में सख्त हो गए,
एक मामूली से यूरोपियन प्रोब जिसने पहली बार आउटर सोलर सिस्टम की मिट्टी पर टच किया था, अब चुप है, अकेला है, फ्रोजन है। एक फॉरगॉटन वॉरियर जिसने इंसानी इतिहास का सबसे डिस्टेंट लैंडिंग कर दिखाया था, उसी जगह पर पड़ा है जहां वो 2005 में रुका था, और 2034 में उसी मून पर उससे शायद कुछ ही किलोमीटर दूर ड्रैगन फ्लाई उड़ेगा। एक नई पीढ़ी का मिशन, एक पुराने वॉरियर के काम को आगे बढ़ाते हुए, और हो सकता है उन मेथेन लेक्स में से किसी एक में, या सेल्फ क्रेटर के मेल्ट पूल सेडिमेंट्स में ड्रैगन फ्लाई कुछ ऐसा देख ले जो हमारी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल दे। एक मॉलिक्यूल जो एक बार मूव हुआ हो, एक वेसिकल जो खुद को रेप्लिकेट कर रहा हो, एक पैटर्न जो रैंडम नहीं है बल्कि अलाइव है। अर्थ पर लाइफ कहां से आई, इसका जवाब शायद अर्थ पर नहीं है। शायद वो जवाब उन फ्रोजन मेथेन लेक्स में छुपा है, सैटर्न के एक हाजिर मून पर 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर। एक ऐसी दुनिया जो हमारी जुड़वां बहन है, बस एक अलग रॉ मटेरियल से बनी हुई। और जब हॉयगन्स 14 जनवरी 2005 को सरफेस से टच हुआ, उसके पहले 12 सेंटीमीटर डेंट ने सिर्फ टाइटन की मिट्टी नहीं छेड़ी, उसने एक बहुत बड़ा सवाल छेड़ दिया जिसका जवाब हम अब तक तलाश रहे हैं। क्या लाइफ सिर्फ अर्थ की कहानी है, या टाइटन अरबों किलोमीटर दूर अपनी एक कहानी लिख रहा है, बहुत धीरे धीरे अपने फ्रोजन लेक्स में, अपने मेथेन रेन में, अपनी हिडन ओशन में, और बस वेट कर रहा है कि कोई आए और देख ले। जुलाई 2028 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।